विपक्षी एकता पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, वो सिर्फ विपक्षी दलों को इकट्ठा कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को टक्कर देने वालों की लिस्ट में कई नाम शामिल थे, लेकिन अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे। लल्लन सिंह के बयान का समर्थन करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ना किसी को सीएम बनना है और ना किसी को पीएम। आप लोगों को तो हम बोले ना किसी को सीएम बनना है ना किसी को पीएम बनना है। एकमात्र लक्ष्य है 2024 का मिल करके फिरका पर शक्तियों को देश से भगाना है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की वेल्लोर और आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम का दौरा किया और दोनों जगहों पर गृह मंत्री ने कांग्रेस और राज्य सरकारों पर जमकर हमला बोला। शनिवार को नांदेड़ में कांग्रेस पर बरसने के बाद गृह मंत्री अमित शाह रविवार को तमिलनाडु के वेल्लोर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचे। वेल्लोर में अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तमिलनाडु से 2G, 3G, 4G पार्टियों को निकालने का वक्त आ गया है। परिवार 2G है, इसके 2 जनरेशन पॉलिटिक्स में आकर करप्शन कर रहे हैं। करुणानिधि परिवार 3G है, गांधी परिवार 4G है, ये राहुल बाबा 4थी जनरेशन है। इसके बाद आंध्र के विशाखापट्टनम गए, जहां उन्होंने राज्य की रेड्डी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेत खनन घोटाला, नशीली दवाओं का व्यापार, यह सब काम सत्ताधारी पार्टियों के लोग कर रहे हैं। गृह मंत्री बोले कि 2009 से 2014 के बीच 78,000 करोड़ रुपए मिले, जबकि मोदी सरकार के आने के बाद 5 साल में करीब 2.5 लाख करोड़ भेजे गए, लेकिन राज्य सरकार में विकास नहीं हुआ। ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा जगन बाबू की कैडर के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी और इसकी शुरुआत जबलपुर से होगी। जनसभा से पहले प्रियंका गांधी ग्वारी घाट पर मां नर्मदा की आरती और पूजन में हिस्सा लेंगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं और आज से प्रचार मैदान में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उतर रही हैं। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर से कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करेंगी। प्रियंका गांधी आज जबलपुर के दौरे पर हैं। वो यहां नर्मदा पूजन के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगी। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से गौरी घाट पहुंचेंगी। मां नर्मदा की पूजा करने और आशीर्वाद लेने के बाद वो गोल बाजार शहीद स्मारक पर जाएंगी और आम जनसभा को संबोधित करेंगी। जनसभा को संबोधित करने के बाद वो फिर जबलपुर से दिल्ली लौट आएंगी। प्रियंका गांधी भी जबलपुर में चुनावी शंखनाद नर्मदा पूजन के साथ कर रही हैं। प्रियंका गांधी के जबलपुर आने से न केवल जिले की 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, बल्कि महाकौशल इलाके की बाकी सीटों पर भी इसका अच्छा असर देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि टीएमसी के जरिए मुर्शिदाबाद में आतंकी हालात बनाए जा रहे हैं। बंगाल में पंचायत चुनावों के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई है। हाल ही में कांग्रेस नेता की हत्या के बाद मुर्शिदाबाद में पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे, जिसे लेकर कांग्रेस और सीपीएम ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। इस बीच पूरी घटना पर एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया और पंचायत चुनाव पर हिंसा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आयोग के मुताबिक पर्यवेक्षक जो हाल की घटनाओं की जानकारी देंगे और राज्य से परामर्श करने के बाद घटना स्थल का दौरा भी करेंगे। हालांकि सरकार के पंचायत चुनाव कराने के तरीके और तैयारियों दोनों ही पर ही सवाल उठ रहे हैं। पहले कांग्रेस ने पुलिस पर सरकार से मिली भगत का आरोप लगाया था और अब मुख्य विपक्षी दल बीजेपी भी इस अखाड़े में ममता सरकार के खिलाफ कूद गई है। बंगाल में भ्रष्टाचार, करप्शन मेन मुद्दा बन गया है, इसलिए बंगाल की सब जनता
ये चोरों को हराने के लिए अपने अपने क्षेत्र में वचनबद्ध है। पहलवानों का प्रदर्शन अब 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इस बीच खेल मंत्री ने नए ऐलान के साथ प्रदर्शनकारी पहलवानों को बड़ा इशारा कर दिया है। फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों का चल रहा प्रदर्शन अब फिलहाल 15 जून तक के लिए स्थगित है, लेकिन इस बीच एशियन गेम्स के लिए खिलाड़ियों का ट्रायल शुरू हो रहा है और इस ट्रायल को लेकर खेल मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय टीम के चयन जल्द से जल्द हो, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चाहती है और 2 ट्रायल्स अब तक हुए हैं। 5000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया है। जब एशियन चैंपियनशिप के लिए IOA के द्वारा गठित कमेटी चयन करवाएगी, जो प्रतिभाशाली रेसलर्स हैं वो सब उसमें भाग लेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि परीक्षण के बाद चयनित खिलाड़ियों को वर्तमान में खेल कैंपों में कठोर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यानी खेल मंत्री ने अपने इस बयान से प्रदर्शनकारी पहलवानों को एक संदेश दिया है। बीते हफ्ते प्रदर्शनकारी पहलवानों और खेल मंत्री के बीच बैठक हुई थी, जिसके बाद पहलवानों ने प्रदर्शन को 15 जून तक के लिए स्थगित कर दिया था। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दू को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उसे ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाने की मांग की जाएगी। गाजियाबाद के चर्चित धर्मांतरण केस में पुलिस ने रविवार को मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दू को महाराष्ट्र के अलीबाग से गिरफ्तार कर लिया। शाहनवाज को आज थाने कोर्ट में पेश कर गाजियाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा। शाहनवाज इस पूरे वाकये के बाद फरार था, जिसे अलीबाग से गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके मुमरा के पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। उसे थाने के सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से गाजियाबाद पुलिस को उसकी रिमांड दी जाएगी और इस पर आगे की जो जांच प्रक्रिया है वो गाजियाबाद पुलिस करेगी। मुमरा पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी की तलाश के दौरान उसका लोकेशन मुंबई के वर्ली इलाके में मिला था, लेकिन जब तक पुलिस वहां दबिश देती शाहनवाज फरार हो गया। उसके मोबाइल लोकेशन और खबरियों की जानकारी के बाद उसके अलीबाग भागने की बात सामने आई। शाहनवाज की गिरफ्तारी को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड़ ने इसे बात का बतंगड़ बनाना कहा है। बिना सबूत बिना कुछ किए यहाँ से 20 बच्चे उठा के लेके गए, हम होने नहीं देंगे। दिल्ली के एक रैन बसेरे में धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मोहम्मद कलीम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद की तरह यहां भी जाकिर नायक का कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर कई रैन बसेरे हैं। आरोप है कि उन रैन बसेरों में रहने वाले भोले भाले और गरीब लोगों को बहला फुसलाकर लालच देकर इस्लाम कबूल कराने की साजिश रची गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तुर्कमान गेट के एक रैन बसेरे के संचालक और एक व्यक्ति ने इस मामले में थाने में शिकायत दी थी। इसके बाद जांच की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और जो उसमें निकल कर आया है वो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अभी तफ्तीश जारी है। अभी कह पाना जल्दबाजी होगा। अब आपको बताते हैं कि धर्मांतरण के खेल को आखिर कैसे अंजाम दिया जाता था। धर्मांतरण के लिए 4 से 5 व्हाट्सएप ग्रुप, जाकिर नायक के वीडियो दिखाए जाते थे। ग्रुप एडमिन कलीम वीडियो लिंक शेयर करता था। जाकिर की विचारधारा अपनाने का दबाव बनाया जाता था। ग्रुप पर इस्लाम के बारे में जानकारी दी जाती थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ने को कहा जाता था। इस्लाम अपनाने के लिए मोटी रकम का वादा किया जाता था। नौकरी का भी लालच दिया जाता था। नोएडा के फिल्म सिटी में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक फैशन शो के दौरान लाइटिंग ट्रस गिरने से एक मॉडल की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे फिल्म सिटी के एक स्टूडियो में फैशन शो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान अचानक लाइटिंग ट्रस गिर गया और मॉडलिंग के लिए आई एक युवती और युवक इसकी चपेट में आ गए। इस वजह से मॉडल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 24 साल की मॉडल वंशिका चोपड़ा ग्रेटर नोएडा के दिव्यांश फ्लोरा गौर सिटी 2 की रहने वाली थी, जबकि घायल युवक की पहचान बॉबी राज के तौर पर हुई है, जो आगरा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही फैशन शो के आयोजनकर्ता और लाइटिंग ट्रस लगाने वालों से पूछताछ भी की। वंशिका की मृत्यु कैलाश हॉस्पिटल लाने के पहले ही हो गई थी और पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही थी। घटना से जुड़े 4 संदिग्ध अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है।
पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए गुजरात सरकार पूरी तरह तक तैयार है। चक्रवात का असर सौराष्ट्र और कच्छ में आने वाले दिन तक रहेगा। वहीं उत्तरी गुजरात में 15 और 16 जून को इसका असर रहेगा। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिसका नाम है बिपरजॉय। इसका असर सौराष्ट्र और कच्छ में कल से 15 जून तक रहेगा। 15 जून को सबसे अधिक खतरा भी बताया जा रहा है। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं गुजरात सरकार में मंत्री कानूभाई देसाई ने वलसाड के तिथल बीच पर तैयारियों का जायजा लिया। आईएमडी की माने तो बिपरजॉय 15 जून की दोपहर तक कच्छ के तट को पार करेगा, जिसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा का पूर्वानुमान लगाया गया है। ये जो विंड स्पीड है, ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। सो इसकी वजह से समुद्र में जो वेव जनरेट हो रहा है, इसका हाइट लगभग 10 से 14 मीटर है। उधर बिपरजॉय के कारण मुंबई में भी समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग की माने तो रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर और कोल्हापुर जिलों में अलग अलग जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बिजली गरजने और बारिश होने की संभावना है। हिंद महासागर में चीन से बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सबसे बड़ी एक्सरसाइज की। नेवी ने पहली बार अपनी दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत को एक साथ समुद्र में उतार दिया। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक बड़ा रणनीतिक अभ्यास किया। पहली बार किए गए ऐसे अभ्यास में नौसेना ने अपने 35 फाइटर जेट्स के अलावा कई दूसरे एयरक्राफ्ट, सबमरीन और जंगी जहाजों को भी अभ्यास में उतारा। एयरक्राफ्ट कैरियर जब भी समुद्र में आता है तो अकेला नहीं होता, बल्कि उसके साथ सबमरीन और दूसरे जंगी जहाज भी होते हैं। इस तरह ये एक पूरा बेट बन जाता है, जिसे सीबीजी यानी कैरियर बैटल ग्रुप कहते हैं। नेवी ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य के साथ पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात करके अरब सागर में अभ्यास किया। दोनों कैरियर्स के साथ सबमरीन और दूसरे जहाज भी थे, जिन्होंने भारत की समुद्री सीमा से परे जाकर अरब सागर में एक्सरसाइज की। आईएनएस विक्रमादित्य को रूस से खरीदा गया था और इस पर मिग-29 फाइटर जेट्स के अलावा कामोवा, चेतक, चीता और स्वदेशी हेलीकॉप्टर HAL की तैनाती होगी, जबकि आईएनएस विक्रांत को पिछले साल ही नौसेना में शामिल किया गया है। जी न्यूज़।